अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि अल्लाह तेरी कुदरत के आगे सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि लॉकडाउन नरम करने के बाद कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आने लगे। अवाम ने समाजी फासले को भुला दिया। 24 घंटों में 2255 रिकॉर्ड नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद बढ़कर 34,336 जबकि हलाकतें 737 हो गई हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 3,17,699 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,848 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 2,255 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, जबकि 31 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,812 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब की सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा है। सूबा पंजाब में इस वक्त 13,225 अफराद इस मुज़ी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। सूबा सिंध में 12,610, इस्लामाबाद में 759, सूबा बलोचिस्तान में 2,158, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021, आजाद कश्मीर में 88 जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 457 कन्फर्म केसेस हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी और बाजारों में लोगों का रश, सूबों ने सख्त तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने दोबारा लॉकडाउन की धमकी दे दी। अवाम नरमी का फायदा उठाने लगे। बाजारों और मार्केट्स में हुकूमती एसओपीज को खातर में ना लाना मामूल बन गया। कोरोना वायरस की वबा मजीद फैलने के खतरात बढ़ने लगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की फिर लॉकडाउन सख्त करने की वार्निंग दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा कि कोरोना से सूबे में रिकॉर्ड 18 हलाकतें हुई। हालात बेहतर न हुए तो दोबारा पाबंदियां लगा देंगे। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की सख्तियां करनी पड़ी। हम चाहते हैं कि पूरी कौम, पूरा मुल्क मिल के इस वबा से निजात के लिए काम करें। इसकी वबा मैं कई बार कह चुका हूँ, इसका हल, इसका इलाज आपके पास है। दूसरी जानब पंजाब के वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने भी लॉकडाउन में नरमी के बाद अवामी रद्द-ए-अमल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें ताजरों ने मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने बहुत ज्यादती की, दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहरहाल जी, मेरी ख्वाहिश है कि मार्केट भी खिले, लोगों को रोजगार भी मिले, डेली वेजर भी अकोमोडेट हो, आपका कारोबार भी चले। सीजन है, लोगों ने साल की तैयारी की होती है, कपड़े शूज लिए होते हैं, बाहर से मंगवाए होते हैं, बड़ा कुछ किया होता है। मैं सारी चीजें समझता हूं, लेकिन थोड़ा सा हम आपस में तावन करके एक शाऊर के साथ आपस में हम एक दूसरे को अकोमोडेट करें। हुकूमत को भी थोड़ा सा अकोमोडेट करें कि जो एसओपीज दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवा दें। बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान एहतियाती तदाबीर पर जल्द अज जल्द अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया तो हुकूमत सूबे में सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। बलूचिस्तान की सूबाई मखलूत काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला जाम कमाल ने इस अमर पर सख्त बरहमी का इजहार किया कि सूबे में अवाम और दुकानदार कोरोना वायरस की इस तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद एसओपीज पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार और आम शहरी हुकूमत को सख्ती पर मजबूर न करें और बाजारों में बिला वजह रश खत्म किया जाए ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। हुकूमत की जानिब से जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई, लोगों का समंदर सड़कों पर निकल आया। शहर कायद के लोग समाजी दूरी का भी ख्याल करते नजर नहीं आ रहे। कराची से रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। हुकूमत सिंध की जानिब से जैसे ही छोटी बड़ी मार्केटें खोलने का ऐलान किया गया तो लोगों की बड़ी तादाद मार्केट की जानिब रुख करने लगी। मार्केट में ना ही लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं और ना ही मास्क पहने नजर आ रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि हुकूमत ने मार्केट खोलकर लोगों के लिए आसानी फराम की है। अब लोगों का काम है कि एसओपीज का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। एसओपीज पे अमल करना लाजमी है लोगों का, लेकिन लोग अमल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लें किस तरह से बाजार चल रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने मतलब अच्छा करा है, ये फैसला करा है, बस आवाम को खुद चाहिए थोड़ा सा फासला रखें। जैसा हुकूमत बोल रही है उसमें उनको अमल करना चाहिए। सारी आवाम को मिल के साथ देना चाहिए हुकूमत का, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर साथ देंगे तो ये कोरोना वायरस जो है चल रहा है इसमें कमी होगी।
जहां हुकूमत लोगों को रिलीफ फराहम करती नजर आ रही है, ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि SOPs का ख्याल रखें। हुकूमत ने लोगों को रिलीफ फराहम करते हुए छोटी मोटी मार्केटें खोल दी। अब लोगों का काम है कि SOPs पे अमल करें। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच TV, कराची। कोरोना की सूरत हाल पर बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास के बाद सेनेट में भी सियासी और समाजी दूरी का भरपूर मुजाहरा। कोरोना के नाम पर बुलाए गए इजलास में इल्जाम तराशी करके दिन गुजार दिया गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने का। मुल्क में कोरोना की जालिम रुत बाहम उरूज पर हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदे जाती, समाजी और सियासी दूरी के मीनारे बने हुए हैं। कोरोना कौमी असेंबली से निकला तो सेनेट के दरवाजे से अंदर झांक कर कलकारियां मारने लगा। कोरोना सूरत हाल पर बुलाए गए इजलास में कोरोना ही नहीं था। सेनेट में तकरीरें तो चल रही थी, लोहा मनवाया जा रहा था, गुमशुदा वज़ीर-ए-आज़म की तलाश थी, अशराफिया ज़ेर बहस थी, लेकिन कोरोना न था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सिंध में लोहा मनवाने की फिक्र खाई जा रही थी। सिंध हुकूमत को धमकी देते हुए कहा, तैयार हो जाओ, हम सिंध में आ रहे हैं। हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे, जैसे पंजाब में मनवाया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मनवाया। कोरोना से ज्यादा बिजली और गैस के बिलों में सिंध हुकूमत के रिलीफ का गम खाया जा रहा था। सिंध सरकार को ललकार कर बोले, तुम होते कौन हो बिजली गैस बिल माफ करने वाले? क्या सिंध हुकूमत उन चीजों पर कानून साजी कर सकती है जो उनके जिम्मे में नहीं आती? आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए, आप होते कौन है माफ करने वाले? पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान बोली, हुकूमत कोरोना पर कंफ्यूजन का शिकार है, रोजाना पॉलिसी बयान बदला जाता है। हुकूमत का रवैया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है कि मुतरादिफ है। मुल्क में मुश्किल हालात में वज़ीर-ए-आज़म लापता है, हमें बताया जाए मुल्क कौन चला रहा है? कौन सा काम आज भी उनको बिजी रखे हुए कि सेशन हो रहा है अपर हाउस का, चारों सूबों की यहाँ नुमाइंदगी है और वो कहीं और बिजी हैं। मुल्क में 18वीं तरमीम का शोशा छोड़ दिया गया है। कोरोना की बजाय अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। नून लीग के राजा जफरुल हक बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया है कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया है। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान कौम को तकसीम करने की कोशिश है। सिंध काज के मुतालिक तकरीर पर बिलावल भुट्टो ने शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों लेते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी वजीर साहब, हमें पता है आपने अपना सियासी लोहा कैसे मनवाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर बरहम हो गए और उनसे अल्फाज वापस लेने या इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मैं मुतालबा करता हूँ कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर-ए-आज़म से कहा था कि वो अपनी बैटिंग लाइन तब्दील करके सीरियस लोगों को लाएं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा चारों सूबों की बात की। मैं आपके तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ और आप उस हाथ पर मुंह पे तमाशा लगा रहे हो। हमने तो कहा कि आप अपना बैटिंग लाइन आप चेंज करें, आप जो वो सीरियस लोग सामने लेकर आए, और अफसोस के साथ कहने पड़ता है कि जहां उन्होंने एक तो वो बैटिंग लाइनअप भी वही रखा, और फिर वो जो उनके सीरियस लोग हैं वो ज्यादा सीरियस होने के बावजूद अनसीरियस लोगों की तरह तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से सिंध कार्ड से मुतल्लिक अपने अल्फाज वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसे बयानात से नुकसान होगा। क्या आप सिंध में सियासी लोहा मनवाएंगे? ये वक्त सियासी लोहा मनवाने का नहीं है। ये किस किस्म की सियासत है? क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए, ये वक्त है कैंपेन करने के लिए। हम तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं पंजाब में कैसे इस वक्त अपना सियासी लोहा मनाऊं। हम नहीं सोच रहे हैं इस वक्त के हम इलेक्शंस कैसे जीतेंगे। हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जिंदगी को कैसे बचाए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि शुगर का तमाशा ही रहेगा, हम शुगर ड्रामे को बेनकाब करेंगे। इमरान खान तो मुल्क चला रहे हैं, शहबाज शरीफ असेंबली इजलास में क्यों नहीं आए? वजीर इत्तलात शिबली फराज ने वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में अदम शिरकत की वजह बता दी। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे हमातन 24 घंटे जो है वो इसी कोरोना के सिलसिले में और बाकी जो हुकूमती काम है उसमें मसरूफ रहते हैं। वो ज़रूर आएंगे, लेकिन साथ में ये भी सवाल पूछना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने कि सेशन रिक्वेजिशन किया, और अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि यही लोग चाहे वो सेनेट में हो या नेशनल असेंबली में, वही लोग जो कि इस वक्त वावेला मचा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, खुद नहीं आएंगे। और वही हुआ कि हमारे सेनेट में भी वो बड़े
نامور جو کہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں وہی نہیں آئے، کیونکہ ان کو شاید اپنی دوسروں کو جھونکنا ان کے مراد تھی کہ وہ اوروں کو جھونک دیا جائے، اور ان کی وہ جو ہے تو بالکل ان کی صحت ٹھیک رہے۔ اب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ چینی بحران پر سبسڈی دینے کے معاملے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کو طلب کر لیا۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے چینی بحران پر سبسڈی دینے کے معاملے پر آج بیان لیا جائے گا۔ ڈی جی ایف آئی اے سمیت 7 رکنی کمیشن وزیر اعلی کا بیان ریکارڈ کرے گا اور چینی پر دی جانے والی سبسڈی پر سوالات کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اسد عمر ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں انہوں نے کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء سے ملاقات کی، جس میں کمیشن کے دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ اسد عمر نے ای سی سی فیصلوں کے حوالے سے بیان قلم بند کرایا۔ پاکستان کے قرضوں اور واجبات کا مجموعی حجم 42,820 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے قرضوں اور واجبات کا مجموعی حجم 42,820 ارب، پونے 2 سال میں قرضوں میں 43% اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے قرضوں اور واجبات کا مجموعی حجم رواں مالی سال کی تیسری سرماہی کے اختتام پر 428 ارب 20 ارب 30 کروڑ روپے تک پہنچ گیا، جبکہ مجموعی حجم جی ڈی پی کے 98.2% ہے۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ کے دوران قرضوں اور واجبات میں 25 خرب 97 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ جولائی سے مارچ تک حکومت کے اندرونی قرضے 17 خرب 46 ارب روپے کے اضافے سے 166 خرب 53 ارب 20 کروڑ روپے رہے۔ پاکستان کے قرضوں اور واجبات کا مجموعی حجم 42,820 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پونے 2 سال میں قرضوں میں 43% اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے قرضوں اور واجبات کا مجموعی حجم رواں مالی سال کی تیسری سرماہی کے اختتام پر 428 خرب 20 ارب 30 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ مجموعی حجم جی ڈی پی کے 98.2% ہے۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ کے دوران قرضوں اور واجبات میں 25 خرب 97 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں اربوں روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تیاری شروع کر دی۔ کورونا کی مار سے تو شاید عوام کی اکثریت بچ جائے، لیکن ٹیکسوں کی مار سے عوام کا بچنا مشکل ہی لگتا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے دباؤ پر اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5,100 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ ایف بی آر اور وزارت خزانہ کی طرف سے ہدف پورا کرنے کے لیے 800 ارب روپے کی نئی ٹیکنیشن کا کیا کہا جا رہا ہے۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس وصولی کا اصل ہدف 5,555 ارب روپے رکھا گیا تھا۔ اس ہدف کے پیش نظر حکومت نے 735 ارب روپے کے نئے ٹیکس بھی لگائے تھے، تاہم ایف بی آر کی طرف سے ہدف پورا نہ ہونے پر ٹیکس وصولی کا ہدف کم کر کے 5,238 ارب روپے کر دیا گیا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکس لگانے کی بات ہی نامناسب ہے، کیونکہ 5,555 ارب روپے کی وصولی کے پیش نظر ہی بجٹ میں نئے ٹیکس لگائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ متعدد بار پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اب اس ہدف سے 450 ارب روپے کم وصولیوں کے لیے نئے ٹیکس لگانے کا کوئی جواز نہیں۔ حکومت شاید من پسند سیکٹر اور صنعتوں کو ٹیکس کی چھوٹ دے کر عوام پر مزید ٹیکس لگانا چاہتی ہے۔ کورونا کے باعث ملک کی صنعتی پیداوار کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ مارچ میں صنعتی پیداوار میں 23% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 100 بڑی صنعتوں میں سے 72 کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں کم رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران 5.4% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی پیداوار میں 26%، خوراک اور مشروبات کی تیاری میں 21% کمی دیکھی گئی۔ الیکٹرانک سیکٹر کی پیداوار میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 58% کمی ریکارڈ کی گئی۔ آٹو سیکٹر کی پیداوار میں فیصد کمی دیکھی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 47%، انجینئرنگ سیکٹر کی پیداوار میں 36% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس آج ہوگا۔ ای سی سی اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ ملک میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔
LPG कीमत पेट्रोलियम लेवी के तायुन का मामला ECC में ज़ेर गौर आएगा। पेट्रोलियम डिवीजन की 2 साल के लिए तेल की पेशगी खरीदारी की समरी पर गौर किए जाने का इम्कान। फेडरल जुडिशियल अकेडमी के लिए 40 मिलियन ग्रांट की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। LNG की कीमत से मुताल्लिक पॉलिसी गाइडलाइन की मंजूरी एजेंडे में शामिल। BISP के जरिए LOC के शहरियों के लिए रिलीफ पैकेज पर गौर होगा। आजाद जम्मू कश्मीर को पास्को के जरिए गंदम की फराहमी पर गौर किया जाएगा। दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 43,42,000 से बढ़ गई है। मोहलिक वबा में मुब्तला 2,92,893 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दुनिया में 16,02,000 से जायद अफराद कोरोना को उन्होंने शिकस्त दे दी। अमेरिका में सबसे ज्यादा 14,08,000 से जायद अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि स्पेन में 2,69,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। रूस वबा से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। 2,32,000 से जायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि बरतानिया में 2,26,000, इटली में 2,21,000 अफराद मुतासर हुए हैं। इटली और फ्रांस में 1,78,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ईद उल फित्र की तातीलात के दौरान मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 23 से 27 मई तक तमाम शहरों और सूबों में 24 घंटे के लिए कर्फ्यू नाफिज होगा। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने मुकर्रर तमाम हिफाजती इक़दामात में रमजान के आखिर तक तोसी कर दी है। कर्फ्यू में जारी नरमी 22 मई तक बरकरार रहेगी, जबकि 30 रमजानुल मुबारक से 4 शवाल तक सऊदी अरब के तमाम इलाकों और सूबों में मुकम्मल कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया गया है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक खादमैन शरीफैन शाह सलमान की हिदायत पर तमाम इदारों के साथ यकजहती पैदा करके कर्फ्यू के हवाले से नए इक़दामात उठाए गए हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 4 अहम इक़दामात उठाए गए हैं। 25 अप्रैल को जारी करदा फैसले में जिन इक्तिसादी और तजारती सरगर्मियों की इजाजत दी गई थी वो उसी तरह जारी रखी जा सकेंगी। अलबत्ता मुकर्ररा हिफाजती तदाबीर की पाबंदी जरूरी होगी। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 8 घंटे जरूरी कामों से घरों से निकलने की इजाजत होगी। मक्का मुकरमा इस सहूलत से मुस्तस्ना होगा। मक्का में मुकम्मल कर्फ्यू बरकरार रहेगा। मुकम्मल लॉकडाउन वाले मोहल्लों, शहरों और इलाकों में आने जाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी फासले की मुकम्मल पाबंदी करना होगी। खिलाफ वर्जी पर वही जुर्माने और सजाएं दी जाएंगी जो 7 मई को मुकर्रर की गई थी। वजारत दाखिला ने तमाम लोगों और इदारों से अपील की है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सेहत और सलामती के लिए मुकर्रर तमाम हिदायत की मुकम्मल पाबंदी करें। सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया है। सऊदी वजारत मेहनत और इनफरादी कुव्वत के मुताबिक सरकारी इदारों में 21 रमजान से 8 शवाल तक ईद उल फितर की छुट्टियाँ होंगी। मुमलिकत के निजी इदारों में 29 रमजान से छुट्टियाँ शुरू होंगी। कराची से खबर देंगे। कराची के इलाके नया नाजमाबाद में गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। लाशें 3 से 4 दिन पुरानी हैं। कराची के इलाके नया नाजमाबाद में गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिलने का मामला। बच्चों की लाशें 3 से 4 दिन पुरानी हैं। शिनाख्त मोहम्मद और उबैद के नाम से हुई है। उम्रें 3 से 4 साल के दरमियान हैं। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद में गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। लाशें 3 से 4 दिन पुरानी हैं। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद में गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। बच्चों की लाशें 3 से 4 दिन पुरानी है, जबकि शनाख्त मोहम्मद और उबैद के नाम से हुई है। उम्रें 3 से 4 साल के दरमियान बताई जा रही हैं और लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर चिन्योट के शहर लालिया में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। इंतजामिया ने छापा मारकर 15,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां कब्जे में ले ली। चिन्योट के शहर लालिया में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। इंतजामिया ने छापा मारकर 15,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां कब्जे में ले ली हैं। कोरोना सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इजलास वक्त का ज़या है। फवाद चौधरी का खड़ाक। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं कोरोना सूरत हाल पर सियासी तकरीरें समझ से बालातर हैं। सियासतदानों की आपसी बहस ने कोरोना को अवाम के लिए रोना बना दिया। पार्लियामेंट का सेशन भी तू मैं की अमली तस्वीर साबित हुआ। बेसूद तकरीरों और खोखले नारों पर अपोजिशन तो क्या हुकूमती अरकान भी
नाला। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पार्लियामान के इजलास पर कड़ी तनकीद करते हुए इस वक्त का ज़िया करार दे दिया। फवाद चौधरी का कहना है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को खत लिखा है कि असेंबली इजलास में महज सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। अगर मेम्बरान को इकट्ठा किया है तो पहले उन्हें साइंटिस्ट और वायरोलॉजी के माहिरीन से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या। फवाद चौधरी ने पार्लियामान के इजलास पर कई अहम सवालात उठाए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि कोरोना फैल क्यों रहा है, रिसर्च किस स्टेज पर है, दुनिया कब तक इलाज दरियाफ्त कर सकती है, 5 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की कोरोना पर तहकीक क्या कहती है, ऐसे इजलास का क्या फायदा। एक इधर से सियासी तकरीर करता है, दूसरा उधर से नेशतर चलाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। फवाद चौधरी के उठाए गए सवालात का जवाब कौन देगा? अवाम पूछ रहे हैं कि क्या हुकूमत और अपोजिशन का मैच फिक्स था या हुकूमती और अपोजिशन ऐवान में सिर्फ दिल की भड़ास निकालने आए थे? क्या सियासतदान सिर्फ कोरोना पर रोने ऐवान में आए? बदनज़मी और लापरवाही की अमली मिसाल बनने वाले पार्लियामेंट के इजलास पर वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेंगे या इसी तरह ऐवान से गायब रहेंगे? वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के ट्वीट की चर्चे, सोशल मीडिया सार्फिन का मिला जुला रुझान। कुछ फवाद चौधरी के गर्विदा और कुछ ने हंसकर बात चाल दी। चांद के निकलने पर झगड़ने वाले फवाद चौधरी को बिलाखिर इस मामले पर खूब सपोर्ट मिली। सोशल मीडिया पर उनकी ट्वीट के बाद हजारों की तादाद में सार्फिन ने इस मामले पर जुबान खोली और खूब दिल की भड़ास निकाली। एक सारिफ ने चौधरी साहब की तारीफ की तो दूसरे ने कहा कि क्या हमें अपने ऊपर भी स्प्रे करना चाहिए। एक और सारिफ का कहना था हुकूमत बताए इस इजलास पर कितना खर्चा हुआ, कितने पैसों से ये फ्लैप शो मुनक्किद हुआ। एक सारिफ ने फवाद चौधरी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 5 वाला नोट फिर बहाल होने जा रहा है। एक और सारिफ का कहना था कि कोई हुकूमती अराकीन को बताए कि भाई ये फ्लू नहीं है। ट्विटर पर जो जिसके दिल में आया खूब दिल खोल कर बोला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली नवाब तैमूर तालपुर कहते हैं खुर्रम शेर जमान नौनिहाल खिलाड़ी हैं। खुर्रम शेर जमान के बारे में जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता। कोरोना के खात्मे की जंग सियासी दंगल में बदल गई। पहले कौमी असेंबली, फिर सेनेट और अब सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर नवाब तैमूर तालपुर ने तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान को नौनिहाल करार दे दिया। कराची के नौनिहाल लीडर खुर्रम शेर जमान साहब, जिनको मुझसे अच्छा कोई भी नहीं जानता। नवाब तैमूर तालपुर की तनकीद यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने खुर्रम शेर जमान को निराला तारुफ भी करा दिया। हमारा जो सिंध हाउस का जो इंचार्ज था, जिसको ये ठेके मिलते थे खाने के और जो ये चावलों के अंदर कंकर मिला था, उनका नाम खुर्रम शेर जमान था। और वो पहली बार हमारी मुलाकात हुई जब सीएम साहब ने उनको बुला के कहा तुम क्या कर रहे हो, मेरे एमपीएस तो सारे शिकायत कर रहे हैं। नवाब तैमूर तालपुर का कहना था चावल में कंकर की मिलावट करने वाले अब किस मुंह से सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इन्हें पहले अपने माजी को देखना चाहिए। कोरोना लॉकडाउन के बायस जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं पर दर्जी का काम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। दर्जी जो रमजानुल मुबारक में पहले अशरे में ही बुकिंग बंद कर देते थे, अब गाहक की आमद की दुआएं करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जान लेते हैं अली काहड़ से। जी अली। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन के बायस जहाँ दीगर काम जो है वो मुतासर हुए, वहाँ पर दर्जी का काम भी काफी मुतासर हुआ है। दर्जियों का ये कहना है कि पहले तो वो बहुत जल्द जो है बुकिंग बंद कर देते थे, लेकिन अब वो दुआएं करते फिरते हैं कि कोई ग्राहक आए और उनका रोजगार चल सके। उनके हालात जो हैं वो भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी से दो चार। हमारे साथ एक दर्जी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी देखो जी, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है साडा। आगे पहले पिछले जो साल गुजर के गया था उसमें 5वें या 6वें रोजे हम बुकिंग बंद कर देते थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि गाहक हमारे पास आए और हमारी रोज की रोटी चले। तो गाहक तो है नहीं, लेकिन 2-4 सूट आते हैं, वही हम उसी का गुजारा कर रहे हैं। और शाम को 7 बजे दुकान बंद कर देते हैं सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। और ये कोरोना तो बहुत ही बीमारी जो इस मुल्क में फैल चुकी है, और इसी तरह हमारे जो कारोबार हैं वो सब बंद पड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप दर्जी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि काम जो है वो बंद पड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरह से दर्जी का काम बंद है, दीगर काम बंद है, लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ कपड़े सिलने के लिए लेके आए, उनसे बनते हैं। बताइएगा कितने सूट दिए आज? जी पहले तो हम 2-3 सूट सिलवा लेते थे हर रमज़ान में, लेकिन इस मरतबा लॉकडाउन होने की वजह से कारोबार बंद है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही सूट बहुत मुश्किल से लिया है। तो
लॉक डाउन की वजह से काम बंद है, जिसकी वजह से इतनी परचेजिंग नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप शहरी की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि लॉकडाउन के बायस काम जो है ना होने की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से बिल्कुल वो भी एक ही सूट पर गुजारा कर पाए हैं। इसी हवाले से मैं आपको ये आगाह करता चलूँ कि जहाँ दीगर लोगों का काम जो है वो मुतासर रहा, बंद रहा, वहाँ पर दर्जियों का काम भी मुतासर है। और दर्जी ये कह रहे हैं कि पहले तो वो 5वें 6ठे रोजे तक जो है बिल्कुल उनकी बुकिंग बंद हो जाती थी, लोग मिन्नतें करते थे, लेकिन अब सूरत हाल इस तरह से है कि दुआ कर रहे हैं कि कोई उनके पास कपड़े लेकर आए, वो सिए और उनका रोजगार चल सके। सही, बहुत शुक्रिया अली गौहर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 19 रमजान मस्जिद कूफा में फजर की नमाज के दौरान मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब पर अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर आलूदा तलवार से वार किया, जिससे मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को मेरी उम्मत पर ऐसे ही फौकियत हासिल है जैसे एक बाप को उसकी औलाद पर। 19 रमजान 40 हिजरी को हजरत अली इब्ने अबी तालिब को अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन की जहर आलूद तलवार से जख्मी करके कूफे के बेआसरा यतीमों को रोता छोड़कर 21 रमजान को शहादत के रुतबे को शान बख्शी। आपकी पूरी जिंदगी फकत खुशनुदी खुदा और अताद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसर हुई। अदालत हो कि शुजाअत, इबादत हो या फहम फरासत, सकाफत हो या तहारत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पूरी कायनात में मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई सानी नहीं। आपकी इबादत कायनात में शरह आफाक थी। आपकी एक कैफियत ये थी कि वजू शुरू करते थे तो चेहरे का रंग बदल जाता था कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिरी देना है। नमाज अदा करते हुए लरसते रहते थे कि मैं इसकी बारगाह में खड़ा हूँ जो रोज़े क़यामत का मालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है और किसी का कोई इख्तियार नहीं। ज़र्रार बिन ज़मरा सहाबी जो अमीरुल मोमिनीन के ख्वास में से थे, फरमाते हैं कि खुदा की कसम अली यकीन कामिल के मालिक थे, हर लिहाज से कवी हक बात कहते थे, अदल पर मबनी फैसले किया करते थे। आपके वजूद से इल्म के सोते फूटते थे, तमाम वजूद से हिकमत के मोती झड़ते थे, दुनिया और इसके रिस्क बर्क से वहशत करते थे और रात की तारीकी और इसकी वहशत से मानूस थे। खौफे खुदा में उनकी आंखों से मुसलसल अश्क रवा थे। तवील फिक्र के मालिक थे, हाथों को मलकर अपने आप को मलामत करते थे और अपने रब से मनाजात करते थे। मोटा कपड़ा पहनते थे और रूखी सूखी रोटी पर गुजारा किया करते थे। खुदा की कसम वो हमारे दरमियान खुद हम जैसे थे। जब हम उनके पास जाते तो वो हमें अपने नजदीक बिठाते, जब उनसे सवाल करते तो उसका जवाब इनायत फरमाते। बावजूद ये कि महफिल में हमें उनका कर्ब हासिल होता और हम उनके हम नशीन होते, मगर उनका रोब और हैबत इस कदर थी कि हमें बात करने की जुर्रत नहीं हो पाती थी। उनकी अजमत इस कदर थी कि हम उनको आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। जब वो मुस्कुराते तो मालूम होता कि उनके लबों के साथ मोती जड़े हुए हैं। मुतअद्दिन अफराद की इज्जत करते थे और फुकरा और मसाकीन के साथ मोहब्बत किया करते थे। ना तो कोई ताकतवर इंसान अपने बातिल दावे में उनसे अपने हक में फैसले की तवक्को रख सकता था और ना ही कोई कमजोर शख्स उनके अदल से नाउम्मीद होता था। अजमत के इसी मीनारे को ढाने के लिए इब्ने मुलजिम सन 40 हिजरी 19वीं रमजान मुबारक की शब को कुछ लोगों के साथ मस्जिद कूफा में आकर बैठ गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम सजदे में थे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन ने आप पर तलवार का वार किया। आपके सर से खून जारी हुआ, आपकी दाढ़ी और मेहराब खून से रंगीन हो गई। इस हालत में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। फिर सूरह ताहा की इस आयत की तिलावत फरमाई, हमने तुमको खाक से पैदा किया है और इसी खाक में वापस पलटा देंगे और फिर इसी खाक से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी लोगों की इस्लाह और सआदत की तरफ मुतवज्जा करते रहे। उन्होंने अपने बेटों, अजीजों और तमाम मुसलमानों से इस तरह वसीयत फरमाई, मैं तुम्हें परहेजगारी की वसीयत करता हूँ और वसीयत करता हूँ कि तुम अपने तमाम अमूर को मुनज़्ज़म करो और हमेशा मुसलमानों के दरमियान इस्लाह की फिक्र करते रहो। यतीमों को फरामोश न करो, पड़ोसियों के हुकूक की रियायत करो, कुरान को अपना अमली निसाब करार दो, नमाज की बहुत ज्यादा कदर करो क्योंकि ये तुम्हारे दीन का सुतून है। गुजरात से आपको खबर दें, गुजरात में जिला इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई में 18,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। फ्लोर मिल्स के गोदामों में गैर कानूनी जखीरा की गई 18,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। बरामद होने वाली गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई।
गुजरात में जिला इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई में 18,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं। फ्लोर मिल्स के गोदामों में गैर कानूनी जखीरा की गई 18,000 गंदम की बोरियां बरामद होने वाली गंदम की बोरियां सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गईं। लॉकडाउन में नरमी कहीं महंगी ही न पड़ जाए, पीएमए के बाद कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने भी खबरदार कर दिया। लॉकडाउन में नरमी के बाद लोग ईद की शॉपिंग में ऐसे मसरूफ हुए कि कोरोना वायरस का खौफ और एहतियाती तदाबीर भी भूल गए। लॉकडाउन में नरमी और पंजाब में बढ़ते हुए केसेस और अमवात पर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने भी सर पकड़ लिए। ईद तक केसेस बढ़ने के खदशे से आगाह करके खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक एहतियात और सख्ती ही कोरोना से बचने का वाहिद तरीका है। लॉकडाउन खुलने से केसेस बढ़ गए। कोरोना इलामात के साथ घर रहने, टेस्ट न कराने से अमवात बढ़ी। बाजार खुलने से कोरोना की मुंतकिली का अमल भी बढ़ गया। ईद तक केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो सकता है। ईद के बाद हुकूमत को दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा दिन हर कोई मनपसंद खरीदारी में मगन रहा। एहतियाती तदाबीर की धज्जियां बिखेर दी गईं। एसओपीज पर अमल दरामद न होने के बराबर रहा। दुकानदारों की गैर संजीदगी इंतहा पर जा पहुंची। ना सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और ना ही मास्क पहने। सूबाई वजीर सनत मियां इस्लाम इकबाल ने गुज़िश्ता रोज ताजिरों से मुलाकात की और एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर खूब गर्म हुए, जिस पर ताजिर बरादरी ने एक बार फिर एसओपीज पर अमल करने का वादा कर लिया। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मोजी वायरस का शिकार मरीजों की तादाद 4,831 हो गई, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के 301 नए केसेस सामने आने से कुल तादाद 11,868 तक जा पहुंची। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। वालिदैन की मुश्किलात खत्म, सिंध हुकूमत ने पहली जमात से 8वीं जमात तक कारकर्दगी की बुनियाद पर अगली जमातों में प्रमोट करने का इख्तियार स्कूल इंतजामिया को दे दिया। सिंध हुकूमत का 1 जून से स्कूल न खोलने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने कहा 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खोलने की तारीख का ऐलान स्टीयरिंग कमेटी के आइंदा इजलास के बाद किया जाएगा। जो हम 1 जून को स्कूल खोल रहे थे वो हम नहीं खोलेंगे। 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि स्टीयरिंग कमेटी ने पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों को कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रमोट करने का इख्तियार स्कूल इंतजामिया को दे दिया है, जबकि मैट्रिक और इंटर के तलबा को अगली क्लासों में प्रमोट करने के हवाले से कानूनी पेचीदगी को दूर करेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के बच्चे हैं, अच्छा उनके लिए भी यकीनन हम चाहते हैं कि इसी तरह से उनको प्रमोट कर दें, लेकिन उसके अंदर मसाइल बहुत सारे आ रहे हैं चूंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, और बोर्ड्स के जो कवानीन हैं उन कवानीन के अंदर ये प्रोविजन ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास कर देंगे। ये कानूनी चीज़ है, हमने उस कानून को भी देखना है और अगर हमने ये कोई फैसला करना है उस कानून से हटकर तो हमें उस कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कोरोना वायरस के बाद जिंदगी बदल चुकी है, कोई पता नहीं कब कोरोना की वैक्सीन बने। हमें एहतियात से काम करना होगा और वायरस से खुद को बचाना होगा। कोरोना के खिलाफ हालत जंग में तिब्बी अमला कोरोना का शिकार होने लगा। मुल्क में मजमूई तौर पर 882 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना की जंग से लड़ने वाले मुजाहिद कोरोना की जद में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वजारत कौमी हेल्थ की जानब से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 466 डॉक्टर्स, 142 नर्सेज और 274 हेल्थ स्टाफ कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर 882 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। 532 आइसोलेशन, 142 अस्पतालों में जेर इलाज, जबकि 197 को डिस्चार्ज किया गया है। आजाद कश्मीर में 1 डॉक्टर, बलोचिस्तान में 102 डॉक्टर्स, गिलगित बल्तिस्तान में 2, इस्लामाबाद में 40 डॉक्टर्स, खैबर पख्तूनख्वा में 117 डॉक्टर्स, पंजाब में 85 डॉक्टर्स, सिंध में 113 कोरोना में मुब्तला हुए हैं। 11 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। नवाब शाह में बेनजीर इनकम सपोर्ट से मिलने वाली रकम न मिलने पर शहरी परेशानी से दो चार हैं। नादरा ऑफिस के सामने शहरियों का बेपनाह रश मौजूद है। मजीद जानेंगे आशिक अली से। जी आशिक अली, आगाह कीजिएगा।
بالکل میں اس وقت نوابشاہ شہر کے پریس کلب کے سامنے جو نادرا آفس ہے وہاں پر موجود ہے اور یہاں پر جو عوام کا بے پناہ رش ہے، کوئی 120 کا خیال نہیں رکھا جا رہا. عوام کس قدر پریشان ہے، عوام سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے ملنے والی رقم ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہم 2-3 دن آئے تھے، ہمیں دھکا دیتے ہیں، پیسے بھی نہیں ملتے ہیں، گرمی میں باہر بیٹھے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ یہ غریب آدمی صبح 6 بجے سے 2 بجے 3 بجے تک یہاں پریشان ہوتے ہیں. کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ روزانہ سلسلہ چلتا ہے. جی جیسا کہ یہاں پر جو آئی ہوئی عوام ہے بے حد پریشان ہے. صبح 6 بجے سے 12 بجے تک یا 2 بجے تک یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، لیکن ان کو روز بلایا جاتا ہے اور یہ روز گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں بے نظیر انکم سپورٹ سے ملنے والی جو رقم ہے اب تک موصول نہیں ہوئی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نادرا کا آفس ہے، جو اندر جو اسٹاف موجود ہے، جو ان کا گیٹ پر جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ بھی گیٹ نہیں کھولتا اور ہم پریشان ہو رہے ہیں. علی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. گجرانوالہ میں سفید پوش اور مستحق افراد کی عزت نفس کو پامال کیے بغیر ان کی امداد کے لیے ضلعی پولیس میدان میں آ گئی. اپنی مدد آپ کے تحت تھانے کے باہر دیواریں مہربانی بنا دی، جہاں سے جو چاہے جتنا چاہے کھانا لے جا سکتا ہے. مزید جان لیتے ہیں رئیس خورشید سے. جی رئیس. بالکل، گجرانوالہ پولیس جو ہے وہ جرائم کو جہاں پہ کنٹرول کرتی ہے، تو وہیں غریب و مستحق افراد کے لیے گجرانوالہ پولیس کی جانب سے احسن قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. دیواریں مہربانی، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ دیواریں مہربانی یہاں پہ بنائی گئی ہے، جہاں پہ پولیس اہلکار جو ہے اپنی تنخواہ سے پیسوں کے ساتھ جو ہے کھانا یہاں پہ پکا پکایا رکھیں گے. جو مستحق اور سفید پوش جو افراد ہیں ان تک پہنچایا جائے گا. تھانہ پیپلز کالونی SHO ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان جہاں صاحب. اچھا سر، یہ بتائیے گا اس کا کیا مقصد تھا اور اس میں جو کھانا یہاں پہ لایا جائے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ کھانا ہم اپنے لیے جو بنواتے ہیں وہی کھانا ہم تھوڑا سا اضافی بنوایا کریں گے. جہاں پہ ہم 10 لوگوں کا بنواتے تھے کھانا، وہاں پہ ہم جناب RPO صاحب CPO صاحب کے حکم سے 20 لوگوں کا بنوایا کریں گے. جو ہم اپنی تنخواہوں سے کلیکشن کر کے اپنے لیے کھانا بنواتے تھے اس میں سے کچھ لوگوں کا اضافی بنوایا کریں گے. وہ اضافی جو کھانا ہوا کرے گا جو ہم کھایا کریں گے وہ اسی وقت اسی دوران ہم ادھر باکس میں خاموشی سے رکھ دیا کریں گے، اور جن لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ ہمیں بتلائے بغیر کسی کے نوٹس میں دیے بغیر خاموشی سے اٹھا کے لے جایا کریں. بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. یہ احسن اقدام ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کھانا ہم خود کھائیں گے وہی یہاں پہ دیوار میں یہاں پر جو باکسز ہیں وہاں پہ رکھا جائے گا، اور جن کو بھی ضرورت ہوگی وہ آرام سے جو سفید پوش افراد ہیں یا مستحق لوگ ہیں وہ یہاں سے کھانا لے جا کر کھا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ رئیس خورشید. ادھر کراچی میں آسمان پر بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت میں بھی کمی کا امکان ہے. مزید جانیں گے اشرف سولنگی سے. جی اشرف. جی دیکھیں، آج کئی دنوں کے بعد کراچی کا موسم ایک دم خوبصورت ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے. آسمان پر ہلکے ہلکے کالے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. کیمرہ مین اگر دکھائیں کہ آسمان پر جو کالے بادل ہیں وہ جو ہے سارے آسمان پر چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے موسم خوشگوار ہوتا جا رہا ہے اور درجہ حرارت میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت جو کراچی کا درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو دوپہر 2 بجے کے بعد یہی درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا. لیکن آج سارا دن آسمان پر بادل چھائے رہیں گے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ دنوں کراچی میں شدید گرمی تھی اور ہیٹ ویو کا جو ہے دورانیہ بھی شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے شہری پریشان تھے اور رمضان کے مہینے میں روزے دار خاص طور پر پریشان ہوتے. تو روزے داروں کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ آج اچھا موسم ہے اور وہ اچھی طرح سے اپنا روزہ نبھا سکتے ہیں. جی اشرف سولنگی، آپ کا شکریہ. قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں یرغمال کشمیریوں پر قدرت مہربان. سری نگر، اسلام آباد اور شوپیاں سمیت مختلف اضلاع میں بارش برس پڑی. پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی پیش گوئی کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں موسم تبدیل ہو گیا ہے. پنجاب میں بادل برس پڑے. کئی شہروں میں آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران بعض مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب قابض انتظامیہ کے ظلم و ستم کا شکار کشمیریوں کے لیے موسم سہانا ہو گیا ہے. بادل برسنے سے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے آج سے مظفر آباد کی طرح سری نگر، جموں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی نوید سنا دی ہے، جو مزید 5 روز تک جاری رہے گا. بارہ مولا میں شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ آئندہ 5 روز تک جاری رہے گا.
بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے بعد کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ بچے، مرد اور خواتین مودی کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ بیٹے اپنے ماں باپ اور والدین اپنے بچوں کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھارت کشمیریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آپ میری پیٹھ پر سوار ہو کر میرے دوست اور خیر خواہ کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے۔ میرے اوپر قابض ہونے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا اور میں اس کو قبول بھی نہیں کر سکتا۔ آزادی کا خیال کامیابی کی یقین دہانی سے جواز حاصل نہیں کرتا، اس سے بھی نہیں کہ اس سے خوشحال دنیا کا رستہ کھلتا ہے۔ آزادی کے خیال کا جواز کا ذریعہ خود اسی میں ہے۔ کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات اتنی مشکل ہے کہ بھارت کو سمجھ ہی نہیں آتی؟ جو نفرت ہندوتوا کے پیروکاروں میں کشمیری مسلمانوں کے خلاف چھپی تھی، وہ پوری فحاشی اور تشدد کے ساتھ ان کے من نالے سے ابل ابل کر وادیوں میں بہہ رہی ہے اور کشمیری جھیل بھی رہے ہیں۔ کشمیر کو پوری طرح سے بھارت سے کاٹ دیا گیا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ بھارت کشمیریوں کو آنکھ دکھا سکتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت آپ میں نہیں رہی۔ انڈونیشیا نے کورونا کے سبب کیے جانے والے حفاظتی اقدامات پر عمل نہ کرنے پر سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سماجی فاصلہ نہ رکھنے والوں کو بیت الخلاء کی صفائی کرنی پڑے گی، جبکہ دیگر خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں کورونا کے سبب کی جانے والی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کئی سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ماسک نہ پہننے والوں کو 2.5 روپے کا جرمانہ بھرنا پڑے گا، جبکہ مجمع لگانے والے افراد کو عوامی مقامات کی صفائی کرنا پڑے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون توڑنے والوں کو مخصوص جیکٹ پہنائی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز پر 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکے گا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ارجنٹینا نے منفرد روبوٹ متعارف کروا دیا۔ روبوٹ پبلک ٹرانسپورٹ میں داخل ہو کر مخصوص شعاعوں کے ذریعے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو خود دیکھ لیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان بولے، صوبے میں گندم خریداری کا بہتر فیصد ہدف حاصل ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی نے گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی ترمیمی بل 2020 متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ رپورٹ کریں گے فرحان اجاز۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تاخیر سے چیئرمین آف پینل میاں شفیع کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں محکمہ خوراک سے متعلق سوالات کیے گئے، جن کے جوابات دیتے ہوئے صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں گندم کی خریداری کے لیے مربوط پالیسی بنا رہے ہیں۔ اس سال پنجاب میں گندم کی خرید کا ہدف 45 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری ہونی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان تحفظ ناموس رسالت پر یک زباں ہو گیا۔ مسلم لیگ کاف کے حافظ عمار یاسر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم سب ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس اصحاب رسول، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار اور تحفظ ناموس امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ نون لیگ کے رانا مشہود احمد کی ایوان میں نقطہ اعتراض پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کی ہدایت پر پیف کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی گئی، مگر تاحال پیف کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ پیف کے 31 لاکھ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ 31 لاکھ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ بچے ہمارے بچے ہیں۔ یہ ہاؤس جو ہے یہ بیٹھا اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے مفادات کو دیکھ سکے جن کے مفادات کوئی نہیں دیکھتا۔ اجلاس میں مسلم لیگ کاف کی رکن ختیجہ عمر کی جانب سے گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی پرائیویٹ بل 2020 ایوان میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین محمد مبشر کے ساتھ فرحان اجاز، نیوز لاہور۔
आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां कर ली गई। तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज सामने आई है। बजट में टैक्स छूट, मराहत, तजावीज पर भी काम जारी है। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। माली साल 2020-21 का बजट हुकूमती सतह पर तैयारियां शुरू कर दी गयी। जून में पेश किए जाने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिए जाने पर गौर। सराय का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज है। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 299 अरब जबकि पेंशन की मद में 503 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 142 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने की तजवीज है। दूसरी जानब कोरोना के बायस सनती और स्टॉक मार्केट समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स मराहत की तजवीज पर भी गौर जारी है। सराय बताते हैं कि स्टॉक मार्केट पर शेयर होल्डर्स को 2 साल के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स की छूट देने पर गौर किया जा रहा है, जबकि ज्यादा अरसा शेयर्स होल्ड करने वालों को टैक्स छूट देने की तजवीज भी है। इसी तरह से 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड फराहम करने की तजवीज दी गई है। जराये कहते हैं कि हुकूमत की जानब से रॉयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर होल्डर को भी टैक्स में रियायत देने पर गौर किया जा रहा है, जबकि जायदाद की मुंतकिली पर भी एडवांस टैक्स की छूट देने की तजवीज है। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में दोहरे टैक्स के खात्मे के लिए कमेटी काम करने की तजवीज दी गई है। इससे केवल इंश्योरेंस सेक्टर पर वफाक और सूबाई सतह पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। सराय का कहना है कि इंश्योरेंस पर सूबाई टैक्स और एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज पर काम जारी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने के केस में वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब किया है। अदालत ने दरखास्त पर कार्रवाई 5 जून तक मुलतवी कर दी थी। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के फैमिली असासे मंजमन करने का ये मामला है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने अब से कुछ देर पहले दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जो है समाअत हुई, जबकि अदालत ने दोनों फरीकैन को बहस के लिए जो है वो तलब कर लिया है। अदालत के उन्हें दरख्वास्त पर कार्रवाई जो है 3 जून तक जो है मुलतवी करते हुए दोनों फरीकैन को जो है वो 3 जून को जो है दोबारा तलब किया है। जी नबील, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और वार्निंग दे दी। साबिक कप्तान कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें इंसाफ नहीं देता तो वो सब कुछ सामने ले आएंगे। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने कहा कि बार बार राब्ते के बावजूद पीसीबी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। अगर पीसीबी ने इंसाफ न दिया तो मेरे पास आईसीसी में जाने का रास्ता खुला है। अगर बोर्ड इंसाफ नहीं देता तो मैं सब कुछ सामने लाऊंगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं और न ही मैंने कभी किसी का नाम लिया है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट पढ़ें। अब लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़ी है तो समझ आई है। मैं कभी किसी उस बंदे के जाके मुदाखलत नहीं करता था जो कप्तान होता था कि जाके मैं ऐसे उसको मशवरे देता रहूँ। हाँ, मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको जरूर मशवरे देता था और सिंसियर मशवरे देता था। वसीम अकरम से मुतालिक सलीम मलिक ने कहा कि वसीम अकरम ने कभी मुझसे कुछ सीखने या पूछने की ख्वाहिश नहीं की, इसलिए मैंने भी खुद से उन्हें कुछ बताया नहीं। शुरू से आदत रही है कि जब तक खुद कोई मशवरा न मांगे बिला वजह और बिना पूछे किसी को मशवरा नहीं देता। मुशीर के खिलाफ अपने बयान पर डट गए। बोले बयान अवामी मफाद में दिया, कोताहियों को निशानदही करना जरूरी था। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जल रिजवी के नोटिस का जवाब भिजवा दिया। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर का कहना है कि तफज्जल रिजवी की जानब से हरजाने का नोटिस गैर मुअस्सर है। उन्होंने कहा कि पीसीबी और तफज्जल रिजवी के बारे में बयान राय अवाम के मफाद के लिए थी। शुएब अख्तर ने कहा कि निशानदेही करने का मकसद पीसीबी की कोताहियों को मुस्तकबिल के लिए बेहतर करवाना है। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने पीसीबी की जानब से उमर अकमल पर 3 साल पाबंदी की मुखालफत की थी और कहा था कि बोर्ड ने दरअसल उमर अकमल पर गुस्सा निकाला है। इस मौके पर शुएब अख्तर ने माजी के केसेस पर भी तबसरा किया और कहा कि पीसीबी की कानूनी मुशीर तफज्जल रिजवी तमाम खिलाड़ियों के केसेस उलझाते हैं। वो माजी में मुझसे भी केस हार चुके हैं। इसके जवाब में पीसीबी के लीगल एडवाइजर तफज्जल रिजवी ने कहा था कि शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए मेरे खिलाफ गलत बातें की हैं और मैं अब साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए FIA को दरख्वास्त दे रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।